सभी लोगों का डीसी टीचर्स एकेडमी के लाइव पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था राज्यसभा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार से हर एक एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, सभी में आपके इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पॉलिटी का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जो भी लोग देख रहे हैं, आप एक बार इस लाइव को शेयर कर देंगे। आरती जी गुड इवनिंग, रीना जी गुड इवनिंग, परी शर्मा जी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। और कहां से कहां तक हैं? तो फंडामेंटल राइट जो हैं आपके 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखनी है और साथ ही साथ मैं आपको आगे बताता भी रहूँगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? भाग 3। ठीक है, फर्स्ट का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सविता विवेक गौतम जी गुड इवनिंग, सुषमा शर्मा जी गुड इवनिंग। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबद्ध है? तो मूल अधिकारों से संबद्ध है। ठीक है, सविता जी बी बिल्कुल सही है। उमेश गौतम जी 12 से 35, आहना ठाकुर जी 12 से 35 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो वो आंसर आपका कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी। और हमारे भारत के जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न पता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि क्या ये जस्टिसेबल हैं? क्या ये वाद योग्य हैं? मतलब अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो क्या इनको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा हाँ, हम इनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आपका एक अधिकार दिया गया अनुच्छेद 35 में, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो फिलहाल बी सही है, बाकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है? तो किस भाग को किया है? भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित किया है। क्यों किया है? तो आपको मैं एक चीज बता दूं, बेसिकली जो मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में हैं, लेकिन भाग 3 में भी कई सारे अधिकार हैं। तो उसमें आर्टिकल आपका 35 मिलेगा। आर्टिकल जो 35 है वो आपका होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का, सॉरी आर्टिकल जो 32 होता है, सॉरी आर्टिकल जो 32 होता है उसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस पर सबसे अधिक बल दिया है। ठीक है, सबसे अधिक बल दिया, ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 32 हो सकता है, मेरे मुंह से 35 निकल रहा हो, 32 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वे क्या है? प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, 32 है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वो गलत हो गया था, 32 है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो कितने कुल हैं आपके? 24। ठीक है, कुल 24 अनुच्छेदों में आपका मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? पहले कितने मौलिक अधिकार थे? तो आपको बता दूं, जो पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। पहले कितने थे? पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे। और अब कितने रह गए हैं? अब आपके 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उस अधिकार को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को
रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया? आर्टिकल 300A के द्वारा। ठीक है, अब इसको डाल दिया गया कहाँ पर? आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है और इसको एक लीगल राइट बना दिया है। इसको एक लीगल राइट बना दिया, ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक लीगल राइट बना दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आपको पता ही होगा, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। अभी मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल उमेश गोयल जी, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या फिर संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मैं आपको बता दूं, जो मौलिक अधिकार थे वो मूल संविधान में पहले से ही थे, मौलिक संविधान का हिस्सा थे, इनको बाद में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ये मौलिक संविधान का पहले ही हिस्सा थे और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। 7वां जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। किससे? आर्टिकल 300A से रिप्लेस कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है। ये मतलब जस्टिसेबल हैं, आप जस्टिसेबल हैं और ये बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पे है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व आपका उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय दोनों पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप मतलब हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, इसमें अपील कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, कब कर सकता है? तो मैं बताऊंगा। जो इमरजेंसी केसेस आते हैं तो उसमें कुछ मौलिक अधिकार आपके मतलब निलंबित हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको मतलब प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है मौलिक अधिकारों में? तो सर्वोच्च न्यायालय को इसको शक्ति दी गई है। किसके? आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 में ये कहा गया है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के वो सुनवाई करवा सकता है। आगे देखते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। सर हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, कोई बात नहीं है, मैं साथ में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ठीक है, साथ में इंग्लिश में बोल दिया करूँगा। सरिता शर्मा जी, रीना कुमारी जी, ऋचा परमार जी, उमेश गोयल जी, ए बिल्कुल सही है। आहना ठाकुर जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, जब इमरजेंसी लगती है निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आपको आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो यहाँ पर देखें, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारिता में आते हैं वो आपके कौन से आते हैं? मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है, अब आप देखो, अब ये क्यों नहीं आते? केंद्र व राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय में देखा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये उच्च न्यायालय में देखा नहीं जाता, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। राज्यों के बीच परस्पर जो विवाद होता है वो भी कहाँ देखा जाता है? उच्चतम न्यायालय में देखा जाता है फाइनली। और जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन है वो आपके दोनों की अधिकारिता में आते हैं। अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो वो भी उसको अधिकार मतलब कहाँ पर इसका निर्णय होगा? उच्चतम न्यायालय में होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होती है? न्यायपालिका होती है। किसमें? आर्टिकल 32 में ये बताया भी गया है। ठीक है, एक बार कमेंट ले लेते हैं आपके। 17 का सी, सरिता शर्मा जी, आहना ठाकुर जी, मीनू शर्मा जी, रीना कुमारी जी, हंसा जी, आरती जी, सरिता शर्मा जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर है। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उमेश गोयल जी भी बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
तो ये कब किया जा सकता है? जब कोई इमरजेंसी लगी हो तब जो है इसको निलंबित किया जा सकता है। अभी मैं इमरजेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद को है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो देखो, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को क्यों दिए गए हैं? जिससे कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है आपकी वो सुनिश्चित रह सके, मतलब वो जो करना चाह रहा है वो स्वतंत्र रूप से कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? देखो, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो इसमें दोनों को प्राप्त होती है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों को इसमें शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। अब देखो, निलंबित करने की बात आ गई तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। प्रवर्तित करने की बात आ जाए तो आपके उच्चतम व उच्च न्यायालय कहा जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तो एक भी सही है, दूसरा भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो ये यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। और यह यूएसए के में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल किसके भांति है? यूएसए से ही तो लिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 से स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। तो इसका मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता के अधिकार की बात की जा रही है, तो यह है आपका अनुच्छेद 12, 14 से 18, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स 6 हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखो, थोड़ा सा बस इसको रब कर लूँ। देखो, जो आपके 14 से 18 में आते हैं, 14 से 18 में, ठीक है, 14 से 18 में आते हैं, वो आते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, ठीक। इसके बाद देखो, फिर आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कितने से आता है? 14 से 18 तक हो गया। अब 19 से लेकर के 22 तक क्या आएगा? राइट टू फ्रीडम मतलब आपका स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। इसके बाद हम बात करें 23 और 24 में, 23 से 24 में क्या आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर के 24 में। फिर उसके बाद मैं बात करूं 25 से लेकर के 28 तक क्या आता है? 25 से लेकर के 28 तक आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद 29 से 30 तक देखोगे तो 29 से 30 तक आएगा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, मतलब यह है कि आपकी जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आता है किसमें? 29 और 30 में। और आर्टिकल जो 32 है उसमें आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इतना चीज ध्यान रखना, साथ साथ में मैं आपको रिवाइज कराता चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, समानता का अधिकार कब आएगा? समानता का अधिकार आएगा आपका अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है। देखो, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले जब हमारे भारत आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय सबसे पहले समस्या क्या थी? बताओ लोगों के सामने। लोगों के सामने सबसे पहली समस्या ये थी कि उनमें लोग समान नहीं थे, मतलब असमानता फैली हुई थी हमारे देश में बहुत ही ज्यादा। तो इसीलिए सबसे पहले जो बनेगा 14 से लेकर 18 तक क्या बनेगा? समानता का अधिकार बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में लोगों ने जब समान हो गए, समान होने के बाद में लोगों को लगा कि हमें जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? किस तरीके की फ्रीडम मिलनी चाहिए? तो मतलब जैसे न्याय की फ्रीडम मिलनी चाहिए, सभी के लिए न्याय समान रूप से हो, धर्म के लिए सभी धर्म के लोग जो है पूजा कर सकें, ठीक है, इस टाइप की फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो पहले 14 से 18 में क्या आ गया? आपका समानता का अधिकार आ गया। फिर आपको ध्यान रख लो, फिर लोगों ने क्या कहा कि हमें क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो 19 से लेकर 22 तक क्या आ गया? राइट टू फ्रीडम आ गया, ठीक है। फ्रीडम के बाद क्या हुआ? जब लोगों को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद में लोगों ने सोचा कि अब हमारा शोषण नहीं होगा, ठीक है। हमारा क्या नहीं होगा? हमारा शोषण नहीं होगा, ठीक है। अब भाई बताओ, लोगों को समानता मिल गई, लोगों को मतलब स्वतंत्रता मिल गई, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का शोषण नहीं होगा। लेकिन फिर भी शोषण का डर तो था ही, तो क्या किया सरकार ने? क्या किया
23 से 24 में क्या बना दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार बना दिया। तो आप ऐसे याद कर लो, सबसे पहले समानता मिली, फिर आपको मिलेगी स्वतंत्रता, फिर आपको मिलेगा शोषण से छुटकारा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लो। उसके बाद में आपकी धार्मिक, फिर देखो जब यहाँ पे शोषण के विरुद्ध छुटकारा मिल जाएगा, फिर लोग आएंगे धर्म की तरफ कि सभी धर्मों को एक साथ स्थान दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज साथ साथ रिवाइज भी करते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर कौन पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 जो है आपके, अनुच्छेद 14 क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता मतलब कानून की नजरों में सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, सभी लोग बराबर होंगे। ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा, सभी बता दूंगा, देखो सारे आर्टिकल बताऊंगा अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो वो है आपका अनुच्छेद 14, 15, 16। ठीक है, अनुच्छेद 14, 15, 16। देखो मैंने क्या बताया था, 14 से लेकर के कितने तक, आपके 14 से लेकर के 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 14, 15 और 16 होगा। अब आप देख लो कि अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में होता है आपका मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 16 में जो है आपके लोक नियोजन का जो भी विषय होगा उसमें उसके अवसर में समानता दी जाएगी। तो यहाँ पे समान वेतन का यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है वो बेसिकली संबंधित किससे है? अनुच्छेद 14, 15 और 16 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो समाजवाद का मतलब क्या? आप देखो ना उमेश गोयल जी, समाजवाद का ये सब चीज समाजवाद में तो आ जाती है। अगर आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट जो रिलीजन होता है वो किस में आ जाएगा? आपका समाजवाद क्या कहता है कि सभी, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी जाति होगी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समाजवाद एक तरीके से बहुत ब्रॉड मीनिंग है इसकी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड मीनिंग है। तो ये सब किस में आ जाएगा? 14, 15, 16 में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर मैंने बता दिया था कि अनुच्छेद 14 क्या बताता है कि जो है प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़रों में समान होगा, कानून सभी के लिए समान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो देखो यहाँ पे छुआछूत उन्मूलन की बात आ गई, तो अनुच्छेद 17। ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, छुआछूत आंदोलन से संबंधित है। तो आर्टिकल 17, देखो मैं आपको बता दूं एक बार और, आपको रिवाइज करा दूं एक बार अच्छे से। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजरों में समान होगा। आर्टिकल 15 में क्या? आर्टिकल जो 15 होता है वो एक तरीके से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति का के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव का विरोध करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या करता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक पद पर कार्यरत है, तो कोई भी व्यक्ति किसी पद पर कार्यरत होगा, सेम पद है, तो उसको समान वेतन दिया जाएगा। तो मतलब जितने भी लोक अफसर होंगे उसमें सभी व्यक्ति को समान रूप से परखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी की भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, उससे मतलब नहीं है। तो यह है आपका अवसरों में समानता को कौन बताता है? अनुच्छेद 16 बताता है। अनुच्छेद 17 क्या बताता है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का विरोध करता है कौन? अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 क्या बताता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत। ये चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता के निषेध के लिए प्रावधान है? तो ये किसमें किया गया? अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 17। देखो ये अनुच्छेद 17 आप याद कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट देख लें आपके, उमेश गोयल जी, आहना ठाकुर जी, आरव जी, सरिता शर्मा जी, मीनू शर्मा जी, ज्योति अक्षय जी, परी जी, उमेश गोयल जी। 30 का भी बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। भारतीयों के लिए किस प्रकार की समानता को सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। देखो धार्मिक समानता की बात करता है, आर्थिक समानता की भी बात करता है और सामाजिक समानता की भी बात करता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न
पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। तो यहाँ पर अनुच्छेद 23 के यहाँ पर क्या कहता है, बात यह है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्रदान किए गए हैं। तो सॉरी, इसका जो आंसर है अनुच्छेद 18 है। सॉरी, यहाँ पर जो है हमारा उपाधियों का जो अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किसमें किया गया है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया। ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। आगे बढ़ते हैं। 1995 में पारित अप्रस्तुतता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, जो 1995 में अप्रस्तुतता अपराध अधिनियम पारित हुआ था, अब उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, सिविल अधिकार मतलब जो लोगों के समान अधिकार होते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 का डी नहीं होगा ज्योति अक्षय जी, उसका बी होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक वो मुझे यहाँ पे 23 लग गया। 18 जो है आपके उपाधियों के अंत से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं। धर्म अधिकार के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में एक मूल अधिकार है। मैंने बताया था ना, 15 क्या बताता है कि धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? समानता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, 14 से 18 तक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो देखो मैंने क्या बताया, 14 से 18 तक के जो भी अनुच्छेद होते हैं वो समानता के अधिकार में आते हैं। तो 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, 16 भी आएगा, लेकिन 19 जो है समानता के अधिकार में नहीं आएगा। 19 जो आ जाएगा आपके स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएगा, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो यहाँ पे जो क्या राइट आंसर है, देखो पहला देखो यहाँ पे लोक व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है आर्टिकल 26 में। और इसके अलावा धार्मिक राष्ट्रीय सुरक्षा ये गलत है, शिक्षा ये भी गलत है, सदाचार ये आपका सही है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, प्रतिबंध की बात कर रहे हैं ना, तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, इसके अलावा स्वास्थ्य पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, धर्मनिरपेक्षता पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 26 यही क्या कहता है, आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, 1 4 5 1 4 5 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 36 का 6, हाँ 36 का जो डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो यहाँ पर जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। ठीक है, तो ये किस में आता है? आर्टिकल 15 में आता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19 एक का में विशेष रूप से उपबंधित है, या फिर संविधान के अनुच्छेद 19 एक का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र रूप में निहित है, संविधान के अनुच्छेद 361 का में है, या देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है? तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर बात की जा रही है स्वतंत्रता की। तो अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो जो हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है, वो किसकी बात करता है? वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा। तो ये बेसिकली किससे संबंधित है? अगर समाचार पत्रों की बात की जाएगी तो समाचार पत्रों में आता है क्या? तो अभिव्यक्ति तो आती है किसी भी व्यक्ति की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा? ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें है? आर्टिकल 19A में। ठीक है, 19A में है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया भी था, आर्टिकल 19 है जो वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो कितने प्रकार की
स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो ये हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 से 22 तक वर्णित है। एक बार आपके कमेंट ले लेते हैं। तरवीन जमवाल जी, उमेश गोयल जी, रीना कुमारी जी, आहना ठाकुर जी, सरिता शर्मा जी, मीनू शर्मा जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आरती जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर देंगे, पोस्ट को सभी लोग लाइक कर दें, और जिन्होंने इस पोस्ट को इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो इस पेज को फॉलो कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लाइव आने का। ठीक है, सभी लोग एक बार लाइक करेंगे और फॉलो कर लेंगे। इसके अलावा इसी जैसे डीसी टीचर्स एकेडमी जो पेज है, इसी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही सीटेट के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। लाइव क्लासेस लूँगा मैथ्स की, ऑन बोर्ड क्लासेस होंगी, वो बोर्ड पे लूँगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो आर्टिकल 19 में जो वर्णित स्वतंत्रताएं हैं वो केवल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो किसके विरुद्ध करता है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें आर्टिकल 21 जो ए है या का आप कह सकते हो, आर्टिकल 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया है, और ये जो है आपके 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 86वें संविधान संशोधन के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। किसको? शिक्षा को। किस में जोड़ा गया? ये 21A में जोड़ा गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो कौन सा है? आपका आर्टिकल 19 है। ठीक है, आर्टिकल 19 बात करता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता कह लो, बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो यहाँ पर आप इसके ऑप्शन रीड करेंगे तो आपको पता पड़ेगा। भाषण एवं विचार करने की जो स्वतंत्रता होती है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। यही आपका क्या है? स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपको पता है कि 19 से 22 में आपके राइट टू फ्रीडम दिए गए हैं, स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। तो 19 में क्या आता है? आर्टिकल 19 में क्या आएगा? आर्टिकल 19 में बता चुका हूं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसके अलावा अगर मैं आर्टिकल 20 की बात करूं तो आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधियों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब यह है कि अपराधियों को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपने संबंध में क्या करें, मतलब अपनी बचाव में भी कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करें। आर्टिकल 20 में ये कहा गया है। आर्टिकल 21 तो आपको पता ही होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 21A में एक और जोड़ दिया गया था जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल आपका 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई है तो आर्टिकल जो आपका 22 है तो कुछ आपको रिलैक्स दिला सकता है अगर आप इसके अगेंस्ट में कुछ प्रूफ प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया था, किसमें है? आपके भाषण स्वातंत्र में निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार। तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सभी आपके मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी है 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? 21 है। ठीक, एक बार कमेंट देख लें। हाँ बिल्कुल, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी भी 21 में बिल्कुल सही है। बिल्कुल, ये भी अभी इसमें आप सही कह रहे हो उमेश गोयल जी। ये सभी लोग ध्यान रखें, राइट टू हेल्थ और राइट टू प्राइवेसी भी किस में है? 21 में है।
तरवीन जमवाल जी, रीना कुमारी जी, सरिता शर्मा जी, आहना ठाकुर जी, मीनू शर्मा जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। शिवानी शर्मा जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्यों उसको बाध्य नहीं किया जा सकता? क्योंकि अब आपका जो अधिकार है, मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें, तो यहाँ पर आप देख लो, राष्ट्रगीत गाने का मतलब क्या हुआ भाई? गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो यहीं पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकारों का क्या होगा? उल्लंघन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। ठीक है। और इसके बाद सॉरी, यहाँ पे स्टेटमेंट ए सही है। आगे देखो, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी आपका सही है। ठीक है। बाध्य अगर आप करोगे किसी भी चीज को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करोगे, तो कोई, आपने देखा होगा मुस्लिम लोग जो हैं आपके राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहते हैं या इसका विरोध करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से ये भी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी स्टेटमेंट सेकंड भी सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है। पहला और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो यहाँ पर किसे प्रदान की है? आवास का अधिकार सही है, विदेश यात्रा का अधिकार, या समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही है? डी सही है। तीनों ही सही है यहाँ पे। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48 का बी, हाँ तो 48 का बी नहीं, 48 का सी है। ठीक है। 21 है, 48 का सी है, ध्यान रखना, आर्टिकल 21। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो राइट टू फ्रीडम की बात की जा रही है, और कौन सा सही नहीं है ये आपको इसमें बताना है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, तो यहाँ पे बात की जा रही है किसका? अबाधित स्वतंत्रता की। तो यहाँ पर यही सही नहीं है। ठीक है। यही सही नहीं है। मतलब अबाधित स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, थोड़ी सी बाध्यता है वहां पर। तो यहाँ पर अबाधित स्वतंत्रता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप जाकर के राष्ट्रपति के सामने राष्ट्रपति को गाली देने लगो या कुछ भी अपशब्द कहने लगो, तो इस तरीके की स्वतंत्रता नहीं है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछ रहा है। आगे हम बढ़ जाते हैं। बाकी तो संघ बनाने की है ही स्वतंत्रता, भारत में घूमने की भी है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपके अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। तो 23 में क्या बताया गया है? 23 में बताया गया, अनुच्छेद 23 क्या बताता है? मानव के बलात्श्रम और दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है। ठीक है। मतलब किसी भी बच्चे को जबरदस्ती काम करवाना, ये भी क्या है? एक तरीके से अपराध है। ठीक है। उसका व्यापार करना, बच्चों का व्यापार करना भी क्या है? एक तरीके से अपराध है। ये बताया गया किसमें? अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब कारखानों में जो बच्चे हैं वो कार्य नहीं करेंगे, उनके लिए एक एज बनाई गई है, उसी एज के अंतर्गत अगर बच्चे आते हैं तभी उसमें वो कार्य करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए, कारखाने या किसी भी खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता किससे के? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद 14 ध्यान रखना है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान व अन्य संकटमय सेवा में लगाने जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो मैं आपको ये बता ही चुका हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 14 वर्ष से कम बच्चे को नहीं कर सकते। आगे देखिए, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक वह कम से कम कितने वर्ष का ना हो जाए? 14 वर्ष का ना हो जाए। ये तो इजी क्वेश्चन है, अभी बता चुका हूँ आपको। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा।
तो ये किस में आया है, ये आपका आता है, ये आपका जो है 24 घंटे के अंदर उसको उपस्थित करना होता है। जो आपका जो अधिकार आएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा ना, अनुच्छेद 32 जब पढ़ाऊंगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसमें कई सारी रिट्स होती हैं, तो उन रिट्स के बारे में बताऊंगा तो आपको वहां पता पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 और 24 में है। ठीक है, 23 और 24 में। 23 क्या बताता है, मानव का दुर्व्यापार और जबरदस्ती काम करवाना जो है दंडनीय अपराध है, और 24 क्या बताता है, कारखानों में काम करने से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले उस पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकता? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल आपके 20 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल किस में कहा गया है, आर्टिकल 20 में ये बात कही गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 क्या क्या कहता है, आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पे जो है गिरफ्तारी का शीघ्रता से जानने का अधिकार, हाँ, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार प्राप्त मतलब देता है। इसके अलावा अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने का अधिकार ये भी देता है। फिर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार ये भी दिया जाता है। तो मतलब आपके सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं। एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं आपके। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 22 में भी है, और आपका आप जब मैं आपको ना आर्टिकल 32 पढ़ाऊंगा, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जब पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी एक परमादेश रिट होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा परमादेश, इसमें एक रिट होती है, परमादेश के अंतर्गत भी ये आदेश दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्टिकल 22 में भी है, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और आर्टिकल 32 भी इसी बारे में बताता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आपके आर्टिकल किस में है, आर्टिकल आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, तो 25 से 28 तक है वैसे। ठीक है, 25 से 28 तक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका 25 to 30 दे दिया गया है, ध्यान रखना, 25 से किस में है, 28 तक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो आपकी धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने का, उनका आचरण करने का, उनका प्रचार करने का समान हक होगा। सभी व्यक्ति जो है समान हक होगा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो कौन सी चीज़ सम्मिलित है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देखोगे तो धर्म का प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल सही है, सिखों को कृपण धारण करने का अधिकार ये भी बिल्कुल सही है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार ये भी आपका सही है, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यहाँ पे है अनुच्छेद 25 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 25 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो किन अधिकारों पर लगा सकता है? तो यहाँ पर देखो, स्वास्थ्य पर हाँ लगा सकता है, सदाचार पर यहाँ पर भी लगा सकता है, और आपके लोक व्यवस्था, तीनों पर लगा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त जो धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य पर लगा सकता है, सदाचार पर आधारित हो, और लोक व्यवस्था, तीनों पर ही लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक होगा। अनुच्छेद 29-30 में क्या बताया गया? राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल बताया गया है, मतलब
भारतीय जो इसमें जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार बताया गया है। तो यहाँ पे देखो शिक्षा की बात कर दी गई ना, ठीक है, और अल्पसंख्यक यहाँ पे जो संस्कृति की भी यहाँ तक बात की जा रही है, देखो यहाँ पे बात की जा रही है संस्कृति की, तो संस्कृति और शिक्षा की बात की जा रही है, तो आर्टिकल किस में आ जाएगा, 29 और 30 में आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 में ये चीज आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को संस्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 30 प्रदान करता है, ठीक है, अनुच्छेद 30 ये राइट प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो देखो राइट टू फ्रीडम की यहाँ बात की जा रही है, तो आर्टिकल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किसे दी है? तो किसको दी है? ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी गई है, जो कि आर्टिकल 32 में है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? आपातकालीन स्थिति घोषणा के दौरान हाँ किया जा सकता है, सेना सदस्यों के संबंध में भी किया जा सकता है, जब सैनिक विधि लागू हो, मतलब सभी परिस्थितियों में किया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, सभी परिस्थितियों में इसका वो किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का यहाँ पे अधिकार जो है अनुच्छेद 32, अच्छा 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकते हैं, सॉरी मैं यहाँ पर समझा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आ सकता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकते हैं, तो यहाँ पर मतलब यह है मौलिक अधिकार। क्यों? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का अगर आपके हनन हो रहा है तो मौलिक अधिकारों को आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं, मतलब रिट डाल सकते हैं अपने अधिकारों के उसमें लेकर के, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार आंसर होगा। यहाँ पे बात की जा रही प्रवर्तित की, मुझे लगा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो क्या जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए? तो यहाँ मैं बता दूं आपको, रिट जारी की जाती है। क्या की जाती है? रिट यहाँ पर जारी की जाती है। एक बार आपका कमेंट देख लूँ। हाँ बिल्कुल, उमेश गोयल जी, हाँ 5 रिट्स हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी रिट्स हैं, इसमें क्या क्या किया जाता है, अभी मैं आपको बताऊँगा। सरिता शर्मा जी, आरती जी, मीनू जी, रीना जी, जगमोहन शर्मा जी, आहना ठाकुर जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, सभी लोग बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं। चलो मैं आपको अब रिट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, कि 5 रिटें हैं और 5 रिटों के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, ठीक है, और इसके अलावा आर्टिकल 32 को जो डॉक्टर BR अम्बेडकर उन्होंने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा इसमें 5 रिट दी जाती हैं, ठीक है, 5 रिट होती हैं। 5 रिट कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दूं। एक तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैबस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हैबस कॉर्पस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। किसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण में। अगर कोई बंदा गिरफ्तार है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होगी आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट हो गई। दूसरी रिट कौन सी होती है? दूसरी रिट होती है सर परमादेश। कौन सी रिट होती है? परमादेश रिट होती है, जिसको हम कहते हैं मैंडमस। क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं। तो ये क्या होता है? इसके माध्यम से न्यायालय किसी भी जो सरकारी अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है, और उस कार्य को करने से मतलब और वो व्यक्ति उस कार्य को करने से इनकार ना करे, कर नहीं सकता उस कार्य को। जैसे मान लीजिए कोई भी अधिकारी है, कोई भी अधिकारी के पास आप गए, आपको पता है कि वो अधिकारी उस तरीके का कार्य करता है, अब लेकिन वो मना कर दे कि नहीं मैं इस कार्य को नहीं करता, ये मेरे इसके अंडर नहीं आता है, तो उस समय क्या दिया? परमादेश जारी किया जाता है, मैंडेमस जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? न्यायालय जारी करता है। किसको? उस अधिकारी के खिलाफ में, ठीक है, जो अधिकारी अपने कार्य को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको मैंडेमस कहते हैं। तीसरी रिट होती है आपकी प्रतिषेध, प्रोहिबिशन होती है, ठीक है। तीसरी रिट जो होती है प्रोहिबिशन होती है। इसमें क्या होता है? प्रोहिबिशन में जो इसका उद्देश्य होता है, क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना, ठीक है। कोई भी जैसे अधीनस्थ न्यायालय है
अगर वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, आपके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, तो आप जो है उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाकर के क्या कर सकते हो, रिट डाल सकते हो। ठीक है, तो वो उच्च न्यायालय क्या करेगा, आदेश देगा अधीनस्थ न्यायालय को कि वो अपना मतलब जो आदेश देता है कि जो भी अधिकारिता का हनन किया जा रहा है उस पर रोक लगा देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब यही हुआ, प्रोहिबिशन मतलब रोकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर होता है आपका उत्प्रेषण, सेटियरी। ठीक है, चौथी जो रिट होती है वो आपकी उत्प्रेषण होती है। ये सब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आ रही है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता है को रोकने के उद्देश्य से यह जारी की जाती है। ठीक है, तो यह आपकी होती है उत्प्रेषण। इसके अलावा पांचवी क्या होती है, पांचवी होती है अधिकार प्रक्षा, जिसको हम कहते हैं क्यो वारंटो। अधिकार प्रक्षा या क्यो वारंटो। देखो, अधिकार प्रक्षा का मतलब यही होता है कि आपका क्या प्राधिकार है। इसका अर्थ क्या है कि आपका क्या प्राधिकार है। ठीक है, तो ये किस लिए जारी की जाती है, अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। मान लीजिए कोई भी अधिकारी है, वो अवैधानिक रूप से किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठ गया है और उसका वो पद नहीं है, तो उसके खिलाफ ये रिट जो है जारी की जाती है। तो ये मैं आपको 5 रिट बता चुका हूँ। ठीक है, 5 रिट बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो, ये जो अधिकार प्रक्षा होती है, इसके जारी करने के अधिकार जो होते हैं, अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं। कौन कौन से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और जुडिशियल एक्टिविज्म। जो PIL है ना, PIL भी किसके अंतर्गत आती है, अधिकार प्रक्षा के अंतर्गत ही आती है। PIL क्या होती है, यह एक ऐसी याचिका होती है जिसको हम जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, PIL को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक याचिका होती है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत किसी को है तो वो PIL जारी कर सकता है। ठीक है, और अगला जो होता है, इसमें एक और वर्ड आता है, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना एक बार जाकर के, मैंने आपको थोड़ा बहुत इसमें बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो भी न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जो आपके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। तो इसका जो मूल भाव है वो आर्टिकल 21 में निहित है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो मूल भाव है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मूल भाव है वो आर्टिकल 21 से लिया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके हम 80 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के समावेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालयों को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, विभिन्न प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त, एक तो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हो गया, तो इसके अतिरिक्त किसको प्राप्त होते हैं, तो राज्यों के उच्च न्यायालय को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो रिट जो है आपके राज्य के उच्च न्यायालय भी जारी कर सकते हैं, किसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के अलावा। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, सभी को सुप्रीम कोर्ट तो जारी कर ही सकता है, बाकी उच्च न्यायालय जो होते हैं राज्यों के वो ही जारी कर सकते हैं, वो भी इस रिट को जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी रिट होती हैं, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, उत्प्रेषण है, परमादेश है, अधिकार प्रक्षा है, प्रतिषेध है, ये मैं सभी आपको बता चुका हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, गलत ही सभी के लिए है। केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है, तो किस स्थिति में जो है जारी की जाती है, ये आपकी है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। मतलब पुलिस अगर पुलिस आपके साथ कोई दुश्मनी है किसी पुलिस वाले की, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि आपको न्यायालय ना लेकर के जाए। अगर आपको गिरफ्तारी आपकी की जा रही है तो 24 घंटे के अंदर एक बार आप जो है न्यायालय लेकर के जाया जाएगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी मतलब जो ऐसी पुलिस होती है जो दोषपूर्ण होती हैं, तो उनसे बचाने के लिए एक बार उसको न्यायालय में लाया जाता है। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा
जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे परमादेश के बारे में बात की जा रही है। तो अवैध निरोध के मामले में, तो अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। मतलब यह है कि आपकी कोई गलती नहीं है और आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आपको ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वो किस में आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में आता है। एक बार आप कमेंट देख लें, सरिता जी, रीना जी, मीनू जी, उमेश गोयल जी, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट बिल्कुल सही है। आरती सन्नी कुमार जी 78 का बिल्कुल सही है। देखो, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो आर्टिकल जो आपका जो 5वीं रिट जो थी आपकी कौन सी थी, अधिकार प्रक्षा को वारंटो, ये इसमें क्या होता है, जो आपकी को वारंटो है, सॉरी हम आदेश दे, सॉरी ये हम आदेश देते हैं, ये परमादेश में आता है। हम आदेश देते हैं, ये परमादेश में आता है। को वारंटो का होता है क्या, आपका क्या अधिकार है, आपका क्या अधिकार है, ये आपका किस में आता है, अधिकार प्रक्षा में आता है। और हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते का मतलब है परमादेश, ठीक है। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस। तो ये किस में आता है, हम आदेश देते हैं, वो मैंडेमस में आता है, परमादेश में आता है। और अधिकार प्रक्षा की जो टैगलाइन है उसका मतलब होता है आपका क्या अधिकार है, वो किस में आता है, अधिकार प्रक्षा में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नोक्त समादेशों में, अच्छा यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आपके फिनिश हो गए। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको कल कराऊंगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपके कल करा दूंगा, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हैं वो मैं आपके कल करा दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतने रखते हैं। एक बार आप क्या करेंगे, जो भी लोग जिन्होंने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है, इस लाइव को एक बार लाइक करें, और जिन्होंने पेज को फॉलो नहीं किया है वो पेज को फॉलो कर लें। बाकी डीसी टीचर्स एकेडमी का आपका जो यूट्यूब चैनल है, इसी पेज के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसको जा करके आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। डीसी टीचर्स एकेडमी के नाम से, ये जिस नाम से फेसबुक पेज है उसी नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप जा करके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें उसको, ठीक है। क्योंकि जो अब आपकी जो आगे लाइव क्लासेस आने वाली हैं वो केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही आया करेंगी। थैंक यू उमेश जी। बिल्कुल ठीक है, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी आगे जो क्लास आएगी आपकी, अभी जो क्लास आएगी वो सीटेट के पेपर 2 की क्लास आएगी, जो लोग सीटेट दे रहे हैं पेपर 2 के लिए। और बाकी और लोग भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो जीएस की क्लास लूंगा मैं आपकी, ठीक है। जीएस तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आगे चलो, अब अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग सभी। बस 15 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी।